हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली टॉप 10 डिफेंस अपडेट के एक नए एपिसोड में। इस वीक में नंबर 10 पर न्यूज है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। तो अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं को खत्म कर रही है भारतीय सेना। आपको बता दें, भारतीय सेना अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं को बंद करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रमों में घोड़े से चलने वाली बग्घियों के इस्तेमाल पर, सेवानिवृत्ति पर, पुलिंग आउट सेरेमनी और डिनर के दौरान पाइपर्स का उपयोग खत्म करने जा रही है। सरकार के निर्देशों के अनुसार भारतीय सेना कुछ यूनिटों के अंग्रेजों के नाम, भवन, प्रतिष्ठानों, सड़कों, पार्कों जैसी संस्थाओं के नाम भी बदलने की समीक्षा कर रही है और इस संबंध में कई मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है। एक आदेश में कहा गया है कि औपचारिक कार्यों के लिए यूनिट्स में बग्घियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और इन कार्यक्रमों के लिए उपयोग किए जाने वाले घोड़ों को ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप यह कहेंगे कि पुलिंग आउट क्या होता है? तो पुलिंग आउट समारोह में कमांडिंग ऑफिसर या एक वरिष्ठ अधिकारी के वाहन को यूनिट में अधिकारियों और सैनिकों द्वारा उनकी पोस्टिंग या सेवानिवृत्ति पर खींचा जाता है। हालांकि सेना में यह प्रथा बहुत व्यापक रूप से नहीं देखी गई है, क्योंकि जब अधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं या दिल्ली से बाहर तैनात होते हैं तो उनके वाहनों को नहीं खींचा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि पाइप्स बैंड भी केवल कुछ ही पैदल सेना इकाइयों में शामिल है और डिनर के दौरान उनका उपयोग बहुत ही सीमित है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिट्स के पास में पाइप बैंड नहीं है। भारतीय सेना उन 5 प्रतिज्ञाओं के अनुरूप इन विरासत प्रथाओं की समीक्षा कर रही है जिन्हें प्रधानमंत्री ने लोगों से पालन करने के लिए कहा है। इंडियन आर्मी ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे का रीजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई 5 प्रतिज्ञा। वो 5 प्रतिज्ञा क्या है वो आप यहाँ सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। नंबर 9, सिंगापुर ने घोषणा की कि वो 4 अतिरिक्त F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट खरीदेगा। सिंगापुर ने 24 फरवरी को घोषणा की कि वो 4 अतिरिक्त F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट खरीदेगा, जिसके लिए 2019 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने 24 फरवरी को एक संसदीय सत्र के दौरान इसका खुलासा किया है। यह निर्णय इस छोटे दक्षिण पूर्व एशियाई देश द्वारा एक कठोर और लंबे समय तक मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक और मजबूत मूल्यांकन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 8 अतिरिक्त F-35B खरीदेगा, जो सिंगापुर सशस्त्र बल यानी कि SAF के रूप में अपनी अगली पीढ़ी की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सिंगापुर वायुसेना के लिए आवश्यक है। हेन ने कहा, जब सिंगापुर वायुसेना 2026 में प्रारंभिक एयरफ्रेम प्राप्त करती है तो उन्हें प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए अमेरिका में तैनात किया जाएगा। देश में तैनात इन F-35B फाइटर जेट्स के साथ RSAF दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो इस संस्करण को जमीनी ठिकानों से संचालित करेगा। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार सिंगापुर की F-35B खरीद आंशिक रूप से, अगर पूरी तरह से हम नहीं कहें तो चीन द्वारा पेश संभावित खतरों पर आधारित है। इसके अलावा 12 F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की खरीद से संकेत मिलता है कि F-35B चीन के पड़ोस में तेजी से बढ़ रहे हैं। एशिया में इन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 8, चीनी विमान ने अमेरिकी जेट का रोका रास्ता। अमेरिका के आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारा दिखने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। हाल ही में चीन के J-11 फाइटर जेट ने अमेरिकी नेवी प्लेन को साउथ चाइना सी के ऊपर रोक दिया। तनाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस एक चीनी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी विमान को रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी जासूसी विमान 21,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। यह विमान विवादित पैरासेल द्वीप समूह से 30 मील दूर था। इस विवादित द्वीप पर 130 छोटे द्वीप हैं, जिनमें से चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और इस द्वीप को चीनी सेना का गढ़ कहा जाता है। उड़ान के दौरान ही अमेरिकी विमान को धमकी मिली कि चीनी हवाई क्षेत्र से वह महज 12 मील की दूरी पर है। अगर आप और आगे आते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके कुछ ही देर बाद एक चीनी फाइटर जेट ने अमेरिका के सर्विलांस एयरक्राफ्ट को रोक लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान चीनी बंदरगाह से सिर्फ 500 फीट की दूरी पर स्थित था। CNN के मुताबिक चीनी फाइटर जेट इतना करीब था कि उसकी टेल पर लगा लाल रंग का सितारा साफ नजर आ रहा था। साथ ही ये जेट मिसाइल से लैस था। चीन के फाइटर जेट को अमेरिकी पायलट ने कहा कि PLA फाइटर एयरक्राफ्ट ने US नेवी का P-8 एयरक्राफ्ट है। मैं आपकी लेफ्ट विंग से आगे बढ़ रहा हूँ और अब पश्चिम की ओर जाना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। चीनी लड़ाकू विमान की ओर से कोई जवाब नहीं आया और वह 15 मिनट तक अमेरिकी विमान को एस्कॉर्ट करता रहा, जिसे देखकर चाइना और अमेरिका के बढ़ते तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले पिछले साल या 21 दिसंबर को भी एक चीनी फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से टकराने से बाल-बाल बचा था। साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरफोर्स का RC-135 प्लेन रूटीन ऑपरेशन पर था। इस दौरान चीनी फाइटर जेट अमेरिकी एयरक्राफ्ट के इतने नजदीक आ गया था कि दोनों के बीच केवल 20 फीट की दूरी रह गई थी। तब अमेरिका की मिलिट्री ने बयान जारी कर चीनी सेना के पायलट पर खतरनाक तरीके से J-11 जेट उड़ाने का आरोप लगाया था। नंबर 7, पाकिस्तान खरीद सकता है S-800 छोटी पनडुब्बी। इटालियन शिप बिल्डर फिनैंट्री पाकिस्तान को अपनी नौसैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए S-800 छोटी पनडुब्बी की पेशकश कर रहा है। ASW खुफिया एकत्रीकरण और समुद्री सुरक्षा मिशनों के लिए उपयुक्त पनडुब्बी को केवल 18 क्रू के एक छोटे दल के साथ सैलो वाटर यानी कि उथले पानी में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। S-800 बड़ी नौसेनाओं के लिए एक अतिरिक्त विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें तटीय क्षेत्रों में गश्त करने के लिए छोटी बोट्स की आवश्यकता होती है। S-800 पनडुब्बी को कम रखरखाव और उच्च स्वचालन को ध्यान में रखते
रखकर विकसित किया गया है। इटालियन शिप बिल्डर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते यानी कि TOT के लिए भी पूरी तरीके से राजी है। सैलो वाटर कैपेबिलिटी के साथ इन्फेंट्री पनडुब्बी खाड़ी देशों के लिए एक आकर्षक और अधिक किफायती विकल्प हो सकती है। तकनीकी दृष्टिकोण से S-800 में 850 टन का विस्थापन है। कंपनी के अनुसार सबमरीन 51 मीटर लंबी है और 250 मीटर गहराई में जा सकती है। साथ ही इसकी मैक्सिमम गति 15 नॉट्स है। अधिकांश आधुनिक पनडुब्बियों की तरह इसमें भी सेल के पास में कोई फिन नहीं है। S-800 को डीप गार्डियन सेंटर जैसे विशेष बलों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 6, टेड BF एक 5 जेन माइनस एयरक्राफ्ट है। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेड BF एक 5 जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट है। HAL ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेड BF एक कनार्ड डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर आधारित मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जा रहा है। टेड BF को एरोनॉटिकल एजेंसी यानी कि ADA द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल द्वारा किया जाएगा। टेड BF का उद्देश्य कई मिशनों को पूरा करना है जिसमें एयर सिक्योरिटी, एयर डिफेंस, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2 और AD, जहाज विरोधी युद्ध शामिल हैं और साथ ही इसमें ASW और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशन भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। टेड BF के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर लगे मैक्योन यानी कि MiG-29K की जगह लेने की उम्मीद है। एक डेक आधारित फाइटर जेट के रूप में इसमें अधिक कॉम्पैक्ट स्टोरेज के लिए फोल्डेबल विंग होंगे। टेड BF मुख्य रूप से स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस होगा। 5 जेन माइनस एयरक्राफ्ट आप उसे कह सकते हैं जो ना तो पूरी तरीके से 5th जनरेशन का है और ना ही 4th जनरेशन का, अर्थात 5 जेन माइनस एयरक्राफ्ट में 4th जनरेशन से ज्यादा कैपेबिलिटी होती है और 5th जनरेशन से कम। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और इसे किसी भी राडार पर नहीं देखा जा सकता है, जबकि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को राडार पर देखा जा सकता है। 5 जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट को अच्छे राडार की सहायता से ट्रैक किया जा सकता है। नंबर 5, UAE में होने वाली डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा तेजस। बीते कुछ सालों में भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को हुआ है। भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कई उपलब्धियां हासिल की और इसी क्रम में देश में बने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट तेजस की ताकत को अब दूसरे देश भी देख पाएंगे। भारत का तेजस विमान पहली बार किसी दूसरे देश में होने वाली एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर पहुंचा है। 10 देशों की वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 27 फरवरी को शुरू हुआ है। यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक होगा। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना भी शामिल हो रही है। डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास का यह 8वां संस्करण है। अपने पहले विदेशी युद्धाभ्यास के लिए तेजस शनिवार को UAE पर उतरा है। वायुसेना की एक टुकड़ी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने 110 कर्मियों के साथ UAE के अल दाफरा वायुसेना अड्डे पर पहुंच चुकी है। वायुसेना 5 तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान के साथ भागीदारी कर रही है। यह पहला मौका है जब LCA तेजस भारत के बाहर एक अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में हिस्सा लेगी। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जिसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। इस अभ्यास का लक्ष्य अलग अलग वायुसेनाओं की सबसे अच्छी तरकीबों को सीखना है। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। यह एक इंजन वाला विमान है। जहां LCA तेजस फाइटर जेट कई विमान शो का हिस्सा रहा है, वहीं इसने कभी भी इस तरह की एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया है। इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत का तेजस भारत के बाहर एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। टॉप 10 नंबर 4, रूस ने डिलीवर की S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन। भारत और रूस के बीच सामरिक रिश्तों का इतिहास बहुत मजबूत और पुराना है। यूक्रेन के साथ 1 साल से चल रहे युद्ध के बावजूद रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी सही समय पर करने के वादे को निभा रहा है। भारत के लिए अच्छी खबर है कि S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन भी भारतीय वायुसेना को मिल गई है। इस तीसरे स्क्वाड्रन की तैनाती पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के एरियल अटैक को विफल करने के लिए की जाएगी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि S-400 के इस तीसरे स्क्वाड्रन को कहां स्थापित किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि सेक्टर के हिसाब से देखें तो इसमें पहली स्क्वाड्रन नॉर्दर्न सेक्टर जबकि दूसरी ईस्टर्न सेक्टर में तैनात की गई है, तो वहीं तीसरे स्क्वाड्रन को वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जा रहा है। इसके पहले पहली स्क्वाड्रन भारत को दिसंबर 2021 में मिल गई थी, फिर दूसरी स्क्वाड्रन अप्रैल 2022 में और तीसरी स्क्वाड्रन फरवरी 2023 में मिली है। बाकी बची 2 स्क्वाड्रन इसी साल के अंत तक भारत को मिल सकती हैं। रूस यूक्रेन जंग के चलते इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो सकती है, लेकिन रूस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनके पास इस डील को पूरा करने का मैकेनिज्म है और डिलीवरी समय पर ही होगी। न्यूज एजेंसीज की माने तो पूरी यूनिट एक साथ नहीं बल्कि कुछ अलग अलग हिस्सों में भेजी जा रही है, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर असेंबल करके पूरी यूनिट को तैयार किया जाएगा। अगर तीसरे स्क्वाड्रन के असर की बात करें तो
तो जिस लोकेशन पर इसे तैनात किया जा रहा है वहां से पंजाब और राजस्थान की तरफ से आने वाले किसी भी एरियल अटैक को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली इस 400 स्क्वाड्रन को पठानकोट के पास में तैनात किया है, जहां से लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में चीन की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोका जा सकेगा। यही स्क्वाड्रन जम्मू कश्मीर और पंजाब पर पाकिस्तान से होने वाले हवाई हमले का भी मुकाबला करेगी। दूसरी इस 400 स्क्वाड्रन को उत्तर पूर्व में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों की रूस में इस 400 की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब वे इस सिस्टम पर काम करने के लिए रेडी हैं। अगर इस 400 पर डिटेल में आपको और जानकारी चाहिए तो आप आई बटन में जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने फुल डिटेल में इस 400 पर वीडियो बना रखा। टॉप 10 नंबर 3, दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को बताया सही। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना को सही करार देकर सबके इरादों पर पानी फेर दिया है, जो राजनीतिक कारणों से इस योजना का विरोध करने में लगे हुए थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 23 याचिकाएं लगाई गई थी। इन याचिकाओं में स्कीम पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। अब करीब 2.5 महीने बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अग्निपथ योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि हमारे सशस्त्र बल बेहतर ढंग से सुसज्जित हो। एक ऐसे समय जब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हों, तब भारत के लिए यह आवश्यक था कि वह भी वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए अपनी सेना को सक्षम बनाए। इस योजना के अमल में आने से एक तो भारतीय सेना की औसत आयु कम होगी और दूसरी ओर कहीं अधिक क्षमता वाले सैनिक मिलेंगे। इस योजना के तहत भर्ती अग्निवीर 4 साल के लिए सेवाएं देंगे, जिनमें से 25% की ही सेवाएं आगे ली जाएंगी। यह सहज ही समझा जा सकता है कि इस योजना का विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इसी कारण से इसके विरोध में तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। कई बार तो इन कुतर्कों का स्थान बेहुदे बयानों ने भी लिया है, जैसे कि हाल ही में बिहार के सहकारिता मंत्री ने कहा था कि अग्निपथ योजना के चलते देश की सेना नकारा हो जाएगी। वह यहाँ तक कह गए कि जिसने भी इस योजना का प्रस्ताव दिया है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे कमेंट्स कैसे कर देते हैं। टॉप 10 नंबर 2, भारतीय सेना ने 360 स्वदेशी उन्नत टो आर्टिलरी गन यानी कि ATAGS खरीदने का प्रस्ताव दिया। ईस्टर्न सेक्टर से सटी LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव और पाकिस्तानी सीमा में आतंकी घुसपैठ को देखते हुए भारतीय सेना इन दोनों देशों की सीमाओं पर अपनी आर्टिलरी यानी कि तोप खाने की क्षमताओं को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में प्रमुख कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना से चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनाती के लिए 307 ATAGS खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना से $1 बिलियन से अधिक का यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इसे जल्द ही मंजूरी मिलने और सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी के लिए भेजे जाने की उम्मीद है। स्वदेशी हवित्जर के लिए यह पहला ऑर्डर होगा जो करीब 50 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है और माना जाता है कि यह अपनी श्रेणी में सबसे अच्छी तोप है। इसका वजन करीब 18 टन है। बता दें कि सेना विभिन्न ऊंचाइयों और इलाकों में तोप का परीक्षण कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार उन्हें अपग्रेड किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 निजी फर्मों टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड के सहयोग से इसका विकास किया है और इसके साथ ही तकनीकी तथा जानकारी साझा की गई है और वे 320 से अधिक उच्च गतिशीलता वाले वाहनों सहित सिस्टम की आपूर्ति करेंगे। बता दें कि DRDO द्वारा विकसित 155 mm की ATAGS का यह पहला फायर 2016 में किया गया था। इसके बाद पोखरण फील्ड फाइटिंग रेंज में 26 अप्रैल से 2 मई 2022 के बीच 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का परीक्षण पूरा किया गया था। परीक्षणों के दौरान टैंक के आकार और लक्ष्यों पर दिन रात की फायरिंग, 5 राउंड बस्ट के लिए परीक्षण, लगभग 3 मिनट में 15 राउंड की रैपिड फायर दर और हर घंटे 7 राउंड की निरंतर फायरिंग क्षमता आकी गई थी। इस दौरान रेगिस्तान में रेत के टीलों पर नेविगेशन के साथ और 70 सड़कों पर हाई स्पीड ट्रायल किए गए थे। 2017 में परीक्षण के दौरान ATAGS ने 47.2 किलोमीटर की दूरी तक राउंड फायर करके 155 mm तोप का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। ATAGS भारतीय सेना के तोपखाने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत DRDO द्वारा मिशन मोड में शुरू की गई एक देसी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना है। टॉप 10 नंबर 1, इस वीक की जो नंबर 1 पर न्यूज है वो है क्वाड मीटिंग से रिलेटेड। रायसेना डायलॉग में जापान ने कहा है कि चीन नियम माने तो क्वाड में शामिल कर सकते हैं। नई दिल्ली में चल रहे रायसेना डायलॉग के तहत शुक्रवार को क्वाड में विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। G20 की बैठक के एक दिन बाद हुई इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक की बड़ी ताकत है। भारत के बिना इस पूरे इलाके में किसी तरह के बदलाव ला पाना मुश्किल है। वहीं जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने कहा कि क्वाड कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है। हम चीन को भी इससे बाहर नहीं रखना चाहते हैं, बशर्ते कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने को तैयार हो। हायाशी ने क्वाड की तुलना इंग्लिश म्यूजिक
बैंड बीटल्स से की है। उन्होंने कहा कि बीटल्स के 4 म्यूजिशियन की तरह हम भी सालों तक एक साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्वाड को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि क्वाड अपना काम बखूबी कर रहा है क्योंकि हमारी लीडरशिप पर किसी तरह का भार नहीं है। जयशंकर ने यूएन में नए बदलावों पर भारत की पुरानी मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग का बाकी 3 देश भी समर्थन करते हैं। चारों देशों के बीच काउंटर टेररिज्म को लेकर काम करने की सहमति बनी है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद घोषणा की गई है कि अब से क्वाड देश आतंकवाद के खिलाफ भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में 26/11 के और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की भी निंदा की गई है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड 4 देशों यानी कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। इसका गठन 2007 में हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड के गठन का मुख्य अघोषित उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में अन्य देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना भी है। हाल के वर्षों में चीन ने न केवल भारत पर बढ़त बनाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोका है। उसके इन कदमों को सुपर पावर बनने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड का विस्तार पर काम कर रहा है ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। क्वाड का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। क्वाड न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।